मोबाइल और दूसरे में 15 किलोग्राम का विस्फोटक लिए घर के बाहर खड़ा भारतीय फौजी अपनी मां से ये कहता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी मां अपने बेटे से कुछ बोल पाती है कि 47 राइफलों का शोर उसके कानों को सुन्न कर देता है। गोलियों की आवाज सुनते ही इस मां के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है, जिसमें अभी भी उसके बेटे की आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो हेलो अम्मा, मेरी आवाज आ रही है आपको? कश्मीर से 3500 किलोमीटर दूर केरल के अलपुजा में डर के मारे जम चुकी राजलक्ष्मी नायर अभी अपना फोन उठाने के लिए नीचे झुकी रही होती हैं कि तभी दूसरी तरफ से उनका बेटा कहता है, अम्मा घबराना मत, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। इधर बुरी तरह बेचैन हो चुकी राजलक्ष्मी बार बार अपने बेटे का नंबर मिला रही थीं, लेकिन उधर कश्मीर में उनके फौजी बेटे ने अपने फोन को साइलेंट कर दिया था और अब वो अपने हाथों में बॉम्ब लिए अत्यंत सावधानी के साथ उस घर के अंदर घुस रहा था। घर जिसके अंदर घुसने के ठीक 3 मिनट बाद इस 31 वर्षीय भारतीय फौजी के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना मात्र से ही बड़े से बड़े वीरों की भी आत्मा कांप उठे। लेकिन अपने हाथों में 15 किलोग्राम का आईडी लिए आगे बढ़ रहा ये मलयाली कोई आम वीर नहीं था, बल्कि भारतीय फौज की 42 राष्ट्रीय राइफल्स का एक महाशक्तिशाली मेजर था। फौलादी कलेजे वाला एक मेजर जो आज की इस रात यमराज के भैंसे को उसके सींगों से पकड़ बार बार पटकनी देने वाला था। अपने शरीर से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में समेटे दूसरे हाथ से दुश्मन को धाराशायी करने वाले इस भीम का नाम था मेजर ऋषि राजलक्ष्मी नायर। नमस्कार, जय मां भारती। मार्च 2017 में शनिवार की यह सुबह मेजर ऋषि के लिए रूटीन से काफी अलग शुरू हुई थी। पुरुष आबादी के लिए एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया था। अब शुरुआत में तो इस कैंप को लेकर यहां के लोगों में कोई खास उत्साह नहीं था, लेकिन जब उनको पता चलता है कि इस कैंप का आयोजन उनके अपने खान ने किया है तो देखते ही देखते यहां आने वाले लोगों की कतार कई गुना लंबी हो जाती है। त्राल के स्थानीय लोग मेजर ऋषि को प्यार से खान कहकर बुलाते थे। 2 साल पहले त्राल आए मेजर ऋषि जानते थे कि आतंकियों से संक्रमित इस इलाके में बिना स्थानीय लोगों की मदद के ऑपरेट करना संभव नहीं है। इसीलिए अपनी पोस्टिंग के पहले दिन से ही उन्होंने लोकल लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कर दिया था। वो उनके घरों में खाना खाते थे, उनके बच्चों के साथ क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे और जब किसी को जरूरत हो तो अपना बटवा भी खाली कर दिया करते थे। दोपहर होते होते मेडिकल कैंप में आए लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसीलिए मेजर ऋषि अपने सीनियर से बात करके कैंप की टाइमिंग्स को आगे बढ़वा देते हैं। अब दोपहर के लगभग 3 बज चुके थे और मेजर ऋषि यहां आने वाले लोगों के लिए चाय पानी का इंतजाम करने में लगे हुए थे कि तभी उनके पास उनके सीईओ की एक कॉल आती है। ऋषि, मेरे पास अभी अभी एक इनपुट आया है। हमारा एक हाई लेवल टारगेट हाफू गांव में छिपा हुआ है एंड गेस व्हाट, हिज नेम इज आकिब मौलवी। हफीज मोहम्मद आकिब और आकिब मौलवी कोई आम आतंकी नहीं था। अवंतीपुरा में जन्मे इस हिजबुल कमांडर को वानी 2.0 कहा जाता था और वो इसलिए क्योंकि वानी की ही तरह ये भी सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने में अच्छी खासी महारत रखता था। भारत सरकार के विरुद्ध प्रोपेगेंडा करने और कश्मीर के किशोरों को ब्रेन वॉश करने के लिए आकिब ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का पिछले कई सालों से सफलतापूर्वक इस्तेमाल करता आ रहा था। आंखों में सुरमा लगाने वाला ये शातिर आतंकी सोशल मीडिया स्किल्स के अलावा भारतीय फौज के ऊपर अटैक्स ऑर्गेनाइज करने और खुद को छिपाकर रखने में भी खूब महारत रखता था और उसकी यही महारत उसे बहुत ही जल्द ISI की नजरों में ले आई थी।
यही कारण था कि बिना कोई समय गवाए मेजर ऋषि अपने साथियों के साथ हाफू गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। उन्हें मिले इंटेलिजेंस के अनुसार आज हाफू गांव में आकिब मौलवी अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ जेईएम का एक और आतंकी सैफुल्ला उर्फ ओसामा भी छिपा हुआ था। चार बजे के आसपास मेजर ऋषि अपनी क्यूआरटी के साथ हाफू गांव पहुंच जाते हैं और उनके वहां पहुंचते ही स्थानीय लोगों की भीड़ उनके ऊपर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाना शुरू कर देती है। इस समय तक सीआरपीएफ और जे.एंड.के पुलिस की यूनिट्स भी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। बिना कोई समय गवाए मेजर ऋषि इन यूनिट्स को पत्थरबाजों पर काबू पाने का आदेश देते हैं, जिससे कि वो और उनकी टीम अपने शिकार पर फोकस कर सके। मेजर ऋषि अच्छे से जानते थे कि यदि पत्थरबाजों की इस भीड़ ने उन्हें और उनकी टीम को दबा लिया तो आकिब अपने बचकर भागने के रिकॉर्ड में एक और सफल एस्केप जोड़ लेगा और आज वो किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने दे सकते थे। किसी तरह पत्थर बरसा रही भीड़ को चीरते हुए मेजर ऋषि और उनकी क्यूआरटी गांव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद मेजर ऋषि क्यूआरटी को दो की टीम से बांट गांव के एक घर की तलाशी लेने का आदेश देते हैं और खुद भी अपने बडी के साथ यहां बने घरों को क्लियर करने में जुट जाते हैं। लगभग आधे घंटे एक के बाद एक कई घरों को क्लियर करने के बाद मेजर ऋषि बाहर खुले में आकर खड़े हो जाते हैं। गांव की जिस गली में वो खड़े हुए थे उसके एक सिरे पर पुलिस वालों से घिरी भीड़ पत्थर फेंक रही थी और दूसरे सिरे पर एक खुला जंगल था। वो दोनों किसी भी दिशा में भाग सकते हैं और हो सकता है कि अब तक भाग भी चुके हों। अभी मेजर ऋषि ये सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नजर एक घर के बाहर खड़े कुछ लोगों पर पड़ती है। उनसे कुछ दूरी पर खड़े ये लोग पत्थरबाजों का हिस्सा नहीं थे, इसीलिए मेजर ऋषि उन्हें कुछ नहीं कहते, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि इनमें से एक आदमी उन्हें लगातार घूरे जा रहा है। मेजर ऋषि भी इस आदमी के ऊपर अपनी नजरें टिका लेते हैं और तभी उस आदमी की आंखें कुछ घरों की तरफ एक इशारा करती हैं। इस गांव वासी से इशारा मिलते ही मेजर ऋषि उन घरों की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जंगल की दिशा में लगभग 200 मीटर आगे चलने के बाद एक घर के बाहर रुकते हैं और फिर पीछे मुड़ वापस उसी आदमी की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिला देता है। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि आकिब और उसका पाकिस्तानी साथी इसी घर के अंदर छिपे हुए हैं। मेजर ऋषि तुरंत अपनी टीम को इस घर के चारों तरफ एक घेरा बनाने का आदेश दे देते हैं। वो जानते थे कि यदि वाकई दोनों आतंकी इस घर के अंदर छिपे हुए हैं तो वो सर से पैर तक हथियारों से जरूर लदे होंगे। इसीलिए अपनी टीम के साथ घर के बाहर बनी दीवार के पीछे कवर लेते हुए मेजर ऋषि लाउड स्पीकर पर कहते हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने हाथ ऊपर करके चुपचाप बाहर आ जाइए। हमारा आपको नुकसान पहुंचाने या मारने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज बाहर आ जाइए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इन दोनों आतंकियों को सरेंडर नहीं बल्कि मरने मारने के लिए ट्रेन किया गया था। अभी मेजर ऋषि की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि घर की दूसरी मंजिल से फौज के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो जाती है। दूसरी मंजिल पर छिपे आकिब और सैफुल्ला अपनी पोजीशंस बदलते हुए AK-47 से मेजर ऋषि की टीम के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर चुके थे। जे.एंड.के पुलिस और सीआरपीएफ भी तुरंत इस ऑपरेशन का हिस्सा बन चुकी थी और इसी के साथ एक अत्यंत भीषण फायर फाइट का आरंभ हो चुका था। फायर फाइट जो बिना एक क्षण के रुके अगले कई घंटों तक ऐसे ही चलने वाली थी। फौज और आतंकियों के बीच शुरू हुए इस स्टैंड ऑफ को पूरे 2 घंटे हो चले थे। मेजर ऋषि समझ जाते हैं कि ये कोई आम सिविलियन घर नहीं बल्कि विशेष तौर पर बनाया गया हिजबुल का सेफ हाउस है, जिसके अंदर इतना असला बारूद स्टॉक किया गया है कि आतंकी काफी देर तक लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन असली प्रश्न ये था, कितनी देर तक। सूरज की आखिरी किरण ढलने से पहले मेजर ऋषि अपने हाथों में वो 15 किलोग्राम का आईडी उठाते हैं और पीछे से मिल रही कवर फायर की सुरक्षा में भारी दीवार को फांद घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि के पीछे उनका बडी लांस नायक आवेश कुमार भी दूसरी मंजिल पर फायरिंग करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कुछ देर बाद 42 RR के दोनों फौजी घर के मेन दरवाजे पर पहुंच जाते हैं।
अभी मेजर ऋषि आईडी को दरवाजे पर प्लांट कर ही रहे थे कि तभी दूसरी मंजिल से हो रही फायरिंग अचानक ही रुक जाती है। साफ था कि दोनों आतंकी उनके प्लान को भांप चुके थे और अब खुद को बचाने के लिए अपनी पोजीशंस बदल रहे थे। इधर नीचे दरवाजे पर आईडी प्लांट करने के बाद मेजर ऋषि बाहर तैनात अपनी टीम को थोड़ा पीछे हटने का इशारा करते हैं और खुद अपने बडी के साथ दीवार की तरफ भागते हुए वायरलेस डेटोनेटर के रिमोट का बटन दबा देते हैं। जमीन को दहला देने वाला एक जोर का धमाका होता है और देखते ही देखते इस घर का अगला हिस्सा नीचे ढह जाता है। लेकिन इसी धमाके से निकला पत्थर का एक टुकड़ा तेज गति से मेजर ऋषि की तरफ आता है और उनके हेलमेट के ठीक नीचे माथे पर लग जाता है और इससे पहले वो कुछ समझ पाते उनके माथे से खून का एक फव्वारा सा छूट पड़ता है। हिजबुल के सेफ हाउस का अगला हिस्सा मलबे में तब्दील हो चुका था। मेजर ऋषि और उनका बडी बाउंड्री वॉल के पीछे आ चुके थे और लगभग 15 मिनट की चुप्पी के बाद एक बार फिर दूसरी मंजिल से फायरिंग शुरू हो चुकी थी। मेजर ऋषि का एक साथी उनके माथे से रिस रहे खून को रोकने के लिए उनकी पट्टी करने में लग जाता है और इसी दौरान उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है। मेजर साहब दोबारा घर की तरफ बढ़ेंगे, कवर फायर के लिए तैयार रहें। इधर 42 RR की QRT को यह मैसेज मिलता है और उधर मेजर ऋषि एक बार फिर उस घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं और इस बार उनके हाथों में IED नहीं बल्कि मोलोटोव कॉकटेल्स थीं। कंपाउंड के अंदर पहुंचने के बाद मेजर ऋषि कुछ मोलोटोव्स को घर के अंदर अलग अलग हिस्सों में फेंक पीछे हटना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते घर आग की लपटों में तब्दील होने लगता है। मेजर ऋषि को लग रहा था कि खुद को आग से बचाने के लिए दोनों आतंकी घर से बाहर भागेंगे ही भागेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगभग 20 मिनट तक धू-धू कर जलने के बाद आग शांत हो चुकी थी। घर का ज्यादातर हिस्सा कोयला बन चुका था, लेकिन आकिब और सैफुल्ला अभी भी बाहर नहीं निकले थे। आग की चंद आखिरी लपटों को छटपटाते हुए देख मेजर ऋषि का मन भी छटपटाने लगता है। उनकी एक और टैक्टिक फेल हो चुकी थी और कहीं ये पूरा ऑपरेशन भी फेल ना हो जाए, ऐसा विचार मात्र मेजर ऋषि को बेचैन कर रहा था। आधी रात होते होते मेजर ऋषि के CEO कर्नल नीरज भी साइट पर पहुंच जाते हैं। सर, मैं एक बार फिर आईडी के साथ घर के अंदर जाना चाहता हूं। मेजर ऋषि की ये बात सुन कर्नल नीरज उन्हें कुछ ऐसे देखने लगते हैं जैसे अपने जीवन में पहली बार वो किसी पागल दीवाने को देख रहे हों। अपने माथे पर बंधी पट्टी को तो देखो, खून से लबालब हो चुकी है। तुम्हें पता भी है तुम्हारा कितना खून बह चुका है? इससे पहले कि कर्नल नीरज की ये बात खत्म होती, अत्यंत व्याकुल मेजर ऋषि उनसे कहते हैं, सर मुझे कुछ नहीं हुआ है, बिलीव मी आई एम 110% फिट और हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन भी तो नहीं है। मेजर ऋषि की ये बात सुन थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद कर्नल नीरज उनसे कहते हैं, ठीक है फिर कोई और आईडी लेके अंदर चला जाएगा, तुम यहीं रहो। नहीं सर, ये मेरा ऑपरेशन है और मैं ही जाऊंगा, प्लीज मुझे अंदर जाने की परमिशन दे दीजिए। आखिरकार CEO साहब को अपने जिद्दी मेजर के सामने हार माननी ही पड़ती है। इस बार मेजर ऋषि अपने एक्सपर्ट को 15-15 किलोग्राम की 2 आईडीज असेंबल करने के लिए कहते हैं और वो कुछ ही मिनटों में 2 आईडीज तैयार कर उनके सामने रख भी देता है। लेकिन जैसे ही मेजर ऋषि इनमें से एक विस्फोटक अपने हाथ में उठाते हैं, उन्हें एक अजीब सा पूर्वाभास होने लगता है। पूर्वाभास जिसमें अपने सींग उठाए एक काला स्याह भैंसा मेजर ऋषि को घूरते हुए हुंकार भर रहा था। अपने जीवन में पहली बार ऐसा महसूस कर रहे मेजर ऋषि की आंखों के सामने उनका पूरा जीवन फ्लैश होने लगता है। केरल के कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्हें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में असिस्टेंट इंजीनियर यानी कि AE की नौकरी मिल गई थी। एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसे पाए इस देश के शायद 90% मिडिल क्लास युवक जीवन भर के लिए संतुष्ट हो जाते, लेकिन मेजर ऋषि उन 90% युवकों में से नहीं थे। 1 साल बाद वो SSB का एग्जाम क्लियर कर एयर इंडिया ज्वाइन कर लेते हैं, जिसके चलते उन्हें मुंबई भेज दिया जाता है। लेकिन इस सरकारी नौकरी में भी उनका मन बिल्कुल नहीं लगता और इसका कारण था इंडियन आर्मी का वो कीड़ा जो उन्हें बहुत बुरी तरह काट चुका था।
इसीलिए वो एसएससी का एग्जाम देते हैं और पहली अटेम्प्ट में क्लियर कर आईएमए देहरादून पहुंच जाते हैं। 2010 में उन्हें आर्मी की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में कमीशन कर दिया जाता है। इस इन्फेंट्री में रहते हुए मेजर ऋषि अगले 5 सालों के दौरान राजस्थान के रेगिस्तानों से लेकर कांगो में इंडिया के यूएन पीस कीपिंग फोर्स के साथ भी सर्व करते हैं। कांगो में सर्विस के दौरान जब वो 1 महीने की छुट्टी पर भारत आते हैं तो उनकी शादी भी हो जाती है और कांगो में अपना मिशन पूरा कर भारत लौटने के बाद उनका कॉम्बैट पोस्टिंग का सपना भी पूरा हो जाता है। सपना जो वो आर्मी ज्वाइन करने के पहले दिन से देखते आ रहे थे। 2015 में उन्हें राष्ट्रीय राइफल्स के साथ कश्मीर के त्राल सेक्टर में पोस्ट कर दिया जाता है। और आज 2 साल बाद त्राल के इस गांव में खड़े मेजर ऋषि की आंखों के सामने उनका पूरा अतीत एक फिल्म की तरह फ्लैश हो रहा था। शायद यही कारण था कि ना चाहते हुए भी वो केरल में गहरी नींद सो रही अपनी मां राजलक्ष्मी को फोन कर ही देते हैं। अपने नाम में पिता की जगह मां का नाम लगाने वाला ये फौजी बेटा अपनी जान दांव पर लगाने जा रहा था और ऐसा करने से पहले वो एक बार बस अपनी मां की आवाज सुनना चाहता था। गोलियों की आवाज सुनते ही मेजर ऋषि की मां के हाथों से फोन छूटकर नीचे गिर पड़ता है। मेजर ऋषि कई बार हेलो हेलो करते हैं और जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता तो वो दूसरे आईडी को भी अपने हाथों में उठा घर के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। मेजर ऋषि जानते थे कि उन्हें अपनी मां को फोन नहीं करना चाहिए था। उन्हें पता था कि अब वो रात भर उनके लिए परेशान रहेगी और भगवान के सामने बैठी प्रार्थना करती रहेगी, लेकिन अब उनके पास अपनी मां को दोबारा फोन कर दिलासा देने का समय बिल्कुल नहीं था। इधर मेजर ऋषि घर के अंदर घुसते हैं, उधर दूसरी मंजिल पर फंसे दोनों आतंकी अब बिना किसी पॉज के लगातार फायरिंग करने लगते हैं। इसका मतलब यह था कि उनकी छटपटाहट अब अत्यंत घातक रूप ले चुकी थी। अपने पेट के बल अंदर घुसने के बाद मेजर ऋषि दोनों आईडीज को ग्राउंड फ्लोर पर घर के साबुत बचे हिस्से में प्लांट कर देते हैं और एक बार फिर घर से बाहर की तरफ रेंगने लगते हैं। बाहर आते ही मेजर ऋषि वॉकी टॉकी पर अपने बडी को 30 सेकंड का काउंटडाउन शुरू करने का आदेश दे देते हैं। काउंटडाउन जिसके खत्म होते ही एक्सपर्ट को डेटोनेटर के रिमोट में लगा लाल बटन दबा देना था। इधर लांस नायक आवेश कुमार काउंटडाउन शुरू करते हैं और उधर मेजर ऋषि घर की विपरीत दिशा में दौड़ने लगते हैं। 2 आईडीज का मतलब था 2 गुनी तीव्रता और 2 गुनी तबाही। 13, 12, 11, 10। रुक जाओ, बटन मत दबाना। आई रिपीट, बटन मत दबाना। डेटोनेशन में केवल 10 सेकंड बचे थे कि तभी रेडियो पर मेजर ऋषि की तरफ से काउंटडाउन रोकने का ऑर्डर आता है। घर से सुरक्षित बाहर निकलने के बाद मेजर ऋषि को अचानक ये लगने लगता है कि यदि इन आईडीज को घर के और ज्यादा भीतर प्लांट किया जाए तो वो कई गुना ज्यादा प्रभावशाली साबित होंगे। इसीलिए अपनी टीम को इंतजार करने का आदेश दे वो एक बार फिर घर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन तीसरी बार घर के अंदर घुसे मेजर ऋषि जैसे ही आईडीज को उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, उनकी नजर टूटी फूटी सीढ़ियों से नीचे उतर रही एक परछाई पर पड़ती है। इधर मेजर ऋषि का हाथ अपनी राइफल के ट्रिगर पर जाता है और उधर दुश्मन की बंदूक से निकली कई गोलियां सीधा आकर उनको लग जाती हैं। उनके पैर हवा में उठ जाते हैं और शरीर जमीन पर गिरने लगता है और इसी दौरान वो अपनी राइफल से उस परछाई के ऊपर एक भीषण अग्निवर्षा कर डालते हैं। एक तरफ तो सीढ़ियों से उस आतंकी का बेजान शरीर रेत की बोरी की तरह नीचे गिरता है और दूसरी तरफ मेजर ऋषि भी जमीन पर पड़े होते हैं। इस समय मेजर ऋषि का आधे से ज्यादा चेहरा नीचे लटक रहा था। वो बोल नहीं पा रहे थे और उनकी दृष्टि भी धुंधली पड़ती जा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी ये मलयाली बब्बर शेर अपने चेहरे से गिर रहे मांस के लोथड़ों को एक हाथ में संभालता है और दूसरे हाथ से ऊपर की तरफ फायरिंग करता हुआ अपनी कमर के बल इस मौत के पिंजरे से बाहर निकलने लगता है।
जैसे ही मेजर ऋषि दरवाजे पर पहुंचते हैं, लांस नायक आवेश की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी मेजर ऋषि अपना हाथ ऊपर उठा उनसे वहीं रुकने को कहते हैं। उन्हें लग रहा था कि दूसरा आतंकी अभी भी जीवित है और वो अपने बडी का जीवन खतरे में नहीं डालना चाहते थे। 2 साल पहले उन्होंने अपनी टीम को वचन जो दिया था। मेरे होते तुम ताबूत या व्हीलचेयर में अपने घर नहीं जाओगे। वैसे तो तुम लोग ही मेरी असली ताकत हो, लेकिन फिर भी दुश्मन की बंदूक से निकली हर गोली को तुम तक पहुंचने से पहले मेरा सामना करना होगा। ये मेरा तुम सबसे वादा है। आज 2 साल बाद इस हालत में भी मेजर ऋषि अपनी टीम को दिया ये वचन खूब निभा रहे थे, लेकिन इस समय वो और उनकी टीम नहीं जानते थे कि दूसरा आतंकी सैफुल्ला भी दूसरी मंजिल पर मरा पड़ा है। इस बात से अनभिज्ञ मेजर ऋषि किसी तरह घर से बाहर निकलते हैं और फिर खुद को दरवाजे पर बने 3 फुट ऊंचे चबूतरे से नीचे गिरा लेते हैं। उनके नीचे गिरते ही लांस नायक आवेश के साथ 2 और फौजी दौड़कर उनके पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लांस नायक आवेश दूसरी मंजिल की दिशा में फायरिंग करने लगते हैं और बाकी दोनों फौजी मेजर ऋषि को खींच कंपाउंड से बाहर ले जाते हैं। एनकाउंटर साइट से सुरक्षित दूरी पर आने के बाद एक जीप में डाल मेजर ऋषि को पास ही बने एक हेलीपैड ले जाया जाता है। मेजर ऋषि की आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन वो अभी भी जीप की सीट पर बिल्कुल सीधा बैठे हुए थे। जीप में मेजर ऋषि के साथ मौजूद मेडिक पूरे रास्ते बस उनके चेहरे को ही घूरे जा रहा था। वो जानता था कि उसके पास जो मेडिकल सामान है उससे वो उनकी कोई सहायता नहीं कर सकता। कुछ मिनट बाद मेजर ऋषि को ले एक हेलीकॉप्टर श्रीनगर के 92 बेस हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। इधर नीचाई पर उड़ता हुआ यह हेलीकॉप्टर श्रीनगर की तरफ बढ़ रहा होता है और उधर मेजर ऋषि की यूनिट का एक फौजी उनकी पत्नी को फोन मिलाता है। मेजर ऋषि की पत्नी अनुपमा भी इंडियन आर्मी में ही एक मेजर थी और इस समय मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अंडर 92 बेस हॉस्पिटल में ही सर्व कर रही थी। जब उनकी यूनिट से फोन आया तो मैं ऋषि की कॉल के इंतजार में जाग ही रही थी। मुझे लगा कि उनका ही फोन होगा, लेकिन जब मैंने फोन उठाया तो मुझे पता चला कि उन्हें तो बहुत गंभीर चोटें आई हैं। मैं तुरंत आनन फानन में हॉस्पिटल के लिए निकल गई और ट्रॉमा वार्ड में उनका इंतजार करने लगी। हॉस्पिटल पहुंचते ही सबसे पहले मेजर ऋषि की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाते एक डॉक्टर उनके पास आ जाता है। ये डॉक्टर जो अपने करियर में हर प्रकार का केस देख चुका था, जब मेजर ऋषि के चेहरे को देखता है तो इसके मुंह का रंग पीला पड़ जाता है। काफी ज्यादा खून बह जाने के कारण मेजर ऋषि की आंखें बंद होने लगती हैं तो उनके पास खड़ा एक डॉक्टर उन्हें उठाने लगता है। मेजर, आप बिल्कुल ठीक हो, आपको कुछ नहीं हुआ है। बस आपको सोना नहीं है, प्लीज टॉक टू मी। अपना आधे से ज्यादा चेहरा खो चुके मेजर ऋषि चाहकर भी बोल नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो अपना बायां हाथ उठा थम्स अप का इशारा कर देते हैं और बहुत ज्यादा घबरा चुके इस डॉक्टर को हिम्मत देने के लिए अपने दूसरे हाथ से उसका हाथ हल्के से दबाने लगते हैं। (92) बेस हॉस्पिटल में जरूरी इमरजेंसी प्रोसीजर्स पूरा करने के बाद मेजर ऋषि को दिल्ली स्थित इंडियन आर्मी के प्रतिष्ठित रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल ले जाने को कहा जाता है और अगले दिन की सुबह मेजर ऋषि और उनकी पत्नी इंडियन एयरफोर्स के C-130 विमान से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। इसी दिन यूनाइटेड जिहाद काउंसिल, जो जम्मू कश्मीर में एक्टिव पाकिस्तान आर्मी का एक संगठन है, आकिब और सैफुल्ला की मौत पर शोक प्रकट करते हुए एक बयान जारी करता है। हफीज मोहम्मद आकिब उर्फ आकिब मौलवी और सैफुल्ला उर्फ उसामा जम्मू कश्मीर के 2 चमकते हुए सितारे थे, 2 ऐसे हीरे थे जिनकी चमक कभी कम नहीं होगी। इन दोनों की कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा।
कश्मीर के इन दोनों सितारों को बुझाने वाले मेजर ऋषि को कई दिनों के बाद उठने और बैठने की अनुमति दे दी जाती है। 8 सर्जरीज और अत्यंत गहन उपचार के बाद जब मेजर ऋषि बोलने की स्थिति में आते हैं तो वो सबसे पहले 18 मार्च के अखबार मांगते हैं। वो इन अखबारों में अपने हाफू ऑपरेशन की खबरें पढ़ना चाहते थे, एक सफल ऑपरेशन जिसके दौरान वो कई बार जलते नरक के मुंह में घुसे थे और जीवित वापस भी आए थे। दिल्ली के R&R में भर्ती होने के कुछ दिन बाद मेजर ऋषि की मां राजलक्ष्मी भी अपने बेटे से मिलने आती हैं। उनका बेटा जो अपना आधे से ज्यादा चेहरा हमेशा हमेशा के लिए खो चुका था, लेकिन अपने बेटे का पूरी तरह पट्टियों से ढका हुआ चेहरा देखने के बाद भी ये मां अपनी आंखें नम नहीं होने देती। उसके बेटे ने उस रात उससे ना रोने का वचन जो मांगा था। मेजर अनुपमा ने आने जाने वालों को साफ बोला हुआ था कि कोई भी उनके पति के सामने रोएगा नहीं, क्योंकि वो अपने पति के बारे में कुछ ऐसा जानती थी जो बाकी दुनिया को नहीं पता था। मेजर ऋषि हमेशा से ही एक मॉडल भी बनना चाहते थे। दूसरों को रोने के लिए मना करने वाली मेजर अनुपमा खुद लोगों से छुप छुप कर खूब रो रही थी। उसको बार बार अपने पति की वो बातें जो याद आ रही थीं। यार अन्नू, मैं आर्मी से परमिशन लेके कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट्स करूंगा, बोलो क्या कहती हो? आईने के सामने खड़े मेजर ऋषि अलग अलग पोज बनाते हुए ये कहा करते थे और फिर दोनों पति पत्नी जोर जोर से हंसने लग जाते थे। मेजर ऋषि से सबसे पहले मिलने आए लोगों में उस समय के आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल थे। जब से उन्होंने उनकी वीरता और चोटों के बारे में सुना था, वो खुद हॉस्पिटल जा उनसे मिलना चाहते थे। आर्मी चीफ के साथ हुई इस मुलाकात को याद करते हुए आज भी मेजर ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एनकाउंटर के बाद श्रीनगर में जब मैंने अनुपमा को देखा तो मैं नहीं रोया। दिल्ली में जब अम्मा मुझसे मिलने आई मैं तब भी नहीं रोया, लेकिन जब चीफ मेरे सामने आए तब मैं अपने आंसू नहीं रोक पाया। मुझे ये सोचकर रोना आ रहा था कि खुद इंडियन आर्मी के चीफ मुझसे मिलने आए हैं और मैं अपने इन 2 पैरों पर खड़ा हो उन्हें सल्यूट तक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो एक्चुअली टू इम्प्रेस्ड बाय द वीडियो। और जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है गौरव का। आई रियली लाइक जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में पूरी भूमिका बांधी और उसके बाद में उन्होंने उसका बैकड्रॉप दिया कि वो उन्होंने इंजीनियरिंग की, उसके बाद ही वेंट टू आई थिंक एयर इंडिया, पहले एई के सिलेक्ट हुए, फिर